नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो इंडिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है, काफ़ी सारी लड़कियों की शादी कर दी जाती है हायर एजुकेशन के कंप्लीट होने से पहले ही। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है बहुत सारी, तो इस वजह से कम उम्र में ही बच्चा पैदा हो जाता है। कम उम्र में बच्चा पैदा होने की वजह से एक तो माँ की हेल्थ पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि काफ़ी सारे बच्चे भी स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हो जाते हैं। स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, और वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैरिज में डिस्प्यूट आ जाता है। मैरिज में डिस्प्यूट आने की वजह से गर्ल को छोड़ दिया जाता है, और गर्ल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। कम उम्र में शादी हो गई थी, हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने और कोर्ट्स ने पहले भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। संविधान में भी इसके लिए प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 15(3) ये कहता है स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है महिलाओं के लिए और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 39 बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। भाई स्टेट जो है पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि महिलाओं को और वुमेन को इक्वल पे मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके अलावा महिलाओं के लिए और बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी। ये बातें संविधान में लिखी हुई हैं आर्टिकल 39 में। लेकिन वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया इन दोनों आर्टिकल्स का हवाला देते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो, अगर मैरिज में किसी प्रकार का डिस्प्यूट आ जाता है, अभी पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, और या फिर डाइवोर्स हो चुका है, तो फिर पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देना जरूरी है। और जब से पत्नी के द्वारा अप्लाई किया जाएगा कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, उसी दिन से पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। और देखो यहाँ पर तो स्पेसिफिकली कोर्ट ने बोल दिया कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को, बट ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए हस्बैंड नहीं कमा रहा है, फिलहाल डिफरेंटली एबल्ड है, और वाइफ जो है वो काम कर रही है, तो इस केस में वाइफ को भी हस्बैंड को एलिमनी देना होगा। पिछले दिनों एक खबर भी आई थी यूपी में कि कोर्ट ने वाइफ को आदेश दिया कि आप अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी एलिमनी से संबंधित। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मैट्रिमोनियल जो लिटिगेशंस हैं वो कोर्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, पेंडेंसी भी बढ़ रही हैं, तो एक क्लैरिटी आवश्यक थी ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर सकें। और ये गाइडलाइंस अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, ये अच्छी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि वाइफ के द्वारा जिस दिन से मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी, उस दिन से हस्बैंड्स को एलिमनी देनी होगी, मेंटेनेंस के लिए पैसा देना होगा वाइफ्स को। और अगर इसका वायलेशन होता है तो पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे सिविल डिटेंशन, या फिर वायलेटर की, अगर हस्बैंड वायलेटर है तो हस्बैंड की, वाइफ वायलेटर है तो वाइफ की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। और अगर हस्बैंड ये कहता है कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी हस्बैंड की जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी अपने वाइफ को मेंटेन करने की, वो ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है अगर हस्बैंड एबल बॉडीड है, मतलब बॉडी जो है वो ठीक ठाक है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो फिर हस्बैंड ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अभी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गाइडलाइंस में कि मेंटेनेंस संबंधित जब केस जाता है कोर्ट में, तो दोनों को, एप्लीकेंट वाइफ को भी और रिस्पोंडेंट हस्बैंड को भी, दोनों को सारी डिटेल्स बतानी होंगी अपनी एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की। मतलब
कितना कितना हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, कितना पैसा है, सब कुछ डिक्लेयर करना होगा दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, मेंटेनेंस संबंधित केसेस में। यह भी बताना होगा क्या मेंटेनेंस संबंधित और कोई केस चल रहा है किसी और कोर्ट में या फिर किसी और सेक्शन के तहत। ये देखो, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है वाइफ के द्वारा काफी सारे एक्ट्स के अंतर्गत, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन सभी एक्ट्स में वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया जा सकता है। तो फिर काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक एक्ट में जो वर्डिक्ट है वो आ चुका है रेलेवेंट कोर्ट का, लेकिन दूसरे एक्ट में मेंटेनेंस का जो केस है वो चल रहा है। ये तो रिडंडेंसी भी हो जाती है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस संबंधित एप्लीकेशन अगर वाइफ फाइल करेंगी तो फिर वो बताएंगी इसके अलावा भी कहीं और मेंटेनेंस संबंधित केस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और क्या क्या बातें बोली गई, ये बोला गया कि मेंटेनेंस संबंधित केस में वर्डिक्ट देते समय कोर्ट वाइफ की रीजनेबल नीड्स को कंसीडर करेंगी। इसके अलावा जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी रीजनेबल नीड्स को कंसीडर किया जाएगा। वाइफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। देखो, अगर वाइफ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा इनकम अगर बन सकता है उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, तो शायद कोर्ट जो है वो कम मेंटेनेंस देने के लिए बोलेगी, क्योंकि कोर्ट को लगेगा कि वाइफ की जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो बहुत अच्छी है, तो मेंटेनेंस कम मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको कंसीडर करते हुए कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करेगी कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।